विनिर्माण जो है, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, जिसका संबंध किससे है? उद्योग और इंडस्ट्री से है। कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु वाले जो जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें रोजगार के दृष्टिकोण से देखना होगा कि हमें रोजगार चाहिए, तो सबसे पहले तो कैसा रोजगार चाहिए, किस प्रकार का रोजगार चाहिए, सरकार कैसे देश में उद्योगों का विकास करना चाहती है, किन उद्योगों का विकास करना चाहती है, उद्योगों के माध्यम से कैसे रोजगार को बढ़ाना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा नियंत्रित किया गया, यानी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। पहले आप दवा बनाने वाली कंपनी स्थापित कीजिए, दारू बनाने वाली कंपनी, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सरकार के प्रयास है। पीएलआई योजना भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है। तो ये सरकार के कुछ प्रयास है जिसके द्वारा सरकार क्या कर रही है? एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है। कैसे हो बच्चों? बढ़िया? मुस्कुरा दो, मुस्कुराने का थोड़ी ना पैसा वैसा लगता है। हाँ, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे देखकर कम से कम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। है नहीं आती? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हाँ, वेरी गुड। तो पता है ना, हम लोग 11 सेशन अपना ख़त्म कर चुके हैं संभव बैच का, एंड आई थिंक यू शुड एंजॉय। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर, कृषि का जब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि इतना मूलभूत समस्या को इतने अच्छे ढंग से आपने बताया, लेकिन सर वहाँ कहीं ना कहीं आप गुस्सा दिख रहे थे। तो बच्चों, मैं गुस्सा किसी और बात से नहीं, गुस्सा जब किसानों का मुद्दा आता है, पता नहीं मुझे मेरा हर चीज़ बदल जाता है, कहने का, बोलने का तरीका, एकदम एक अंदर से गुस्सा आने लगता है। और कुछ नहीं है कि अगर किसान नाराज हुए तो भाई हम लोग जी नहीं पाएंगे साहब, मान लीजिए। और दूसरी बात है इम्पॉर्टेंट कि अगर अपने देश को हमें विकसित बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को ही हम आगे बढ़ाकर, एग्रीकल्चर से ही हम अपने आप को डेवलप्ड बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। हालांकि हमें इसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे देश की रीढ़ है, उसको हमें अनदेखा नहीं करना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग अपने 12वीं क्लास में आते हैं। टोटल 15। कुछ बच्चों का ये भी कंसर्न है कि सर 15 क्लास में आप कैसे पूरी इकोनॉमी पढ़ा दे रहे हैं हम। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इस 15 क्लास की इकोनॉमी को पूरी तरह कर तो लीजिए, उसके बाद आप आइए ना, आप बात कीजिए किसी से भी। भले वो इकोनॉमी 2 साल से पढ़ रहा हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा जान कर रखे हुए हैं। ठीक है? आप क्लास की संख्या को मत देखिए, आप क्लास की क्वालिटी को देखिए, गुणवत्ता को देखिए। कि कोई टीचर ये कोशिश कर रहा है कि आपको 1.5-2 घंटे की क्लास में वो कंसेप्ट दे देना जो कि आप 10-10 क्लास करने के बाद भी आपको वो कंसेप्ट हाथ नहीं लगता है। तो फिर क्लास की संख्या क्यों देखना? ठीक है, क्लास की गुणवत्ता को। कुछ लोग बोल रहे हैं सर पॉलिटिक्स शुरू कराइए, हिस्ट्री, तो आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पूरा का पूरा खाका तैयार है संभव बैच का कि किसके बाद क्या लगना है, कैसे शुरू। आप बस क्लास कीजिए। आपकी तैयारी जब कराई जा रही है पीडब्ल्यू द्वारा, और वो भी फ्री में, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस होइए और इसका लाभ लीजिए और एग्जाम पास कीजिए। ठीक है? तभी तो जब आप पास हो जाओगे और कहोगे कि अरे भाई, इकोनॉमी तो हमने ऋषि सर से पढ़ी थी, हाय ये जो मेरा छाती ना चौड़ा हो जाएगा सुनूंगा तो मैं, है ना? तो मुझे गर्व, मुझे क्या, पूरे पीडब्ल्यू को गर्व कराना है आपको। ठीक है? चलिए, तो इस दिशा में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं उद्योग और एमएसएमईज में। फिर इसके बाद हम लोग आधारभूत संरचना में जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएंगे। विदेशी व्यापार पर कैसे जाएंगे। तो उद्योग और एमएसएमईज की अगर हम लोग बात करें, अब बात को बहुत समझना ध्यान से। सबसे बड़ा बात है कि उद्योग अगर बात करें, उद्योग, इंडस्ट्री,
तो हम क्या देखते हैं कि देश के जीडीपी में 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक में क्या क्या शामिल है? निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत है, जलापूर्ति है, द्वितीयक क्षेत्र में। और विनिर्माण जो है, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, जिसका संबंध किससे है? उद्योग और इंडस्ट्री से है। तो उद्योग हमारे द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि हमारे देश के जीडीपी में इसका योगदान 24 से 25% ही है। 24 से 25% ही हमारे देश के जीडीपी में ये योगदान देता है। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, सबसे ज्यादा योगदान। लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार निर्भरता किसका है? कृषि का है, जिसका जीडीपी में सबसे कम योगदान 17 से 18% है। 17 से 18%, लेकिन 45% जनसंख्या लगभग अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करती है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र जो है वो एमएसएमई या उद्योग को माना जाता है। सवाल ये नहीं, ये तो बताया। सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि भारत आज जनसांख्यिकी लाभांश का देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड विश्व में सबसे बड़ा जनसांख्यिकी लाभांश का देश है। जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब क्या होता है? जहां कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो 15 से 59 वर्ष माना जाता है भारत में। ये बात अलग है कि आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 64 वर्ष तक लेता है, लेकिन भारत में 15 से 59 वर्ष माना जाता है। ये ज्यादा हो निर्भर जनसंख्या अनुपात, जनसंख्या अनुपात। और निर्भर जनसंख्या में कौन आएगा? 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम बच्चे जो हैं, और 60 वर्ष या उससे अधिक। वृद्ध। तो निर्भर जनसंख्या से ज्यादा अगर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात होता है तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और आज भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड में विश्व में बहुत आगे है। यानी आज भारत की जो विशाल जनसंख्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु वाले जो जनसंख्या है ये बहुत ज़्यादा है। और इन जनसंख्या का अगर मैं औसत आयु निकालूं, भारत में औसत निकालूं, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे देश की औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। वहीं यूएसए में ये लगभग 36 से 37 वर्ष है। और वहीं जापान में, जापान जैसे देश में, जो विकसित देशों की बात कर रहा हूं, ये लगभग 44 वर्ष है। 44 वर्ष है। तो सोचो कितने युवा हैं हमारे देश में। अब सवाल ये उठता है, जरूर आप समझिएगा, कि अगर केवल जनसांख्यिकी लाभांश का हम ढोलक ना बजाएं, ढिंढोरा ना पीटें कि मजा आ गया, हमारा देश जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, हमारा देश जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, हमारा देश जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, काम नहीं चलेगा साहब। क्यों? क्योंकि केवल जनसांख्यिकी लाभांश होने से हम देश की समृद्धि दर नहीं बढ़ा पाएंगे। हम
देश की जीडीपी नहीं बढ़ा पाएंगे, हम विकसित नहीं बन पाएंगे। तो क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि जनसांख्यिकी लाभांश जो है, ये 15 से 59 वर्ष की आयु वाले लोग, इनका कौशल विकास हो, बहुत ध्यान से समझना, इनका उचित कौशल विकास हो, जो बाजार में मांग है, मांग आधारित, डिमांड आधारित, और फिर इनको उपयुक्त रोजगार मिले, उपयुक्त रोजगार मिले, तभी हम जनसांख्यिकी लाभांश का सही लाभ ले पाएंगे, सही लाभ ले पाएंगे। नहीं तो पूर्व आरबीआई गवर्नर ने यह तक कहा है कि अगर जनसांख्यिकी लाभांश का सही समय तक लाभ नहीं ले पाया, भारत समृद्ध नहीं हो पाया, तो क्या होगा? ये जनसांख्यिकी बॉम्ब बन सकता है। पढ़े लिखे लोग असामाजिक तत्व, असामाजिक गतिविधि में अपने आप को संलग्न कर लेंगे। इसीलिए तो कहा गया, इंडिया बेटर बिकमिंग रिच बिफोर बिकमिंग ओल्ड। क्योंकि यही जो आज युवा हैं, कल बूढ़े होंगे और सरकार पर खर्च बढ़ेगा, वृद्धावस्था पेंशन ये सब देने का, इनके सामाजिक सुरक्षा पर। तो इंडिया बेटर बिकमिंग रिच बिफोर बिकमिंग ओल्ड। और कैसे होगा, कहां से मिलेगा? कौशल विकास तो चलिए हम इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा देंगे, लेकिन रोजगार की हम कहां तलाश करें, कहां देखें रोजगार? हमारे देश में हम तीन ही तो क्षेत्र हैं, कृषि है, सेवा है और उद्योग या विनिर्माण है, विनिर्माण है। तो अगर हमें रोजगार के दृष्टिकोण से देखना होगा कि हमें रोजगार चाहिए, तो सबसे पहले तो कैसा रोजगार चाहिए, किस प्रकार का रोजगार चाहिए? तो हमें चाहिए क्या? गुड, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण, गुड एंड क्वालिटी जॉब, गुड एंड क्वालिटी जॉब। व्हाट डू यू मीन बाय गुड एंड क्वालिटी जॉब? बेहतर और गुणवत्ता रोजगार। नंबर 1, संगठित औपचारिक क्षेत्र में हो रोजगार, औपचारिक क्षेत्र में हो। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा मिलती हो, वेतन और कार्य करने की अवधि निश्चित हो, और जहां आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ हो। जहां पर ऐसी जॉब को क्या कहा जाएगा? बेहतर और गुणवत्ता युक्त रोजगार कहा जाएगा। अब कहां मिलेगा? कृषि में नहीं, क्योंकि कृषि में तो ऐसी ही प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और कृषि है भी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा, अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा। फिर कहा जाए? सेवा में जाए? नहीं संभव, क्योंकि सेवा में अत्यधिक कुशल लोगों की जरूरत है, और भारत में तो श्रमिकों में कौशल का ही अभाव है। नीति आयोग की बात माने तो केवल 12% श्रमिक ही कुशल है। तो हम कैसे सेवा क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार देख सकते हैं? अब हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए? वही कि हमें पूरी तरह विनिर्माण उद्योगों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र ही है जो हमें गुड एंड क्वालिटी जॉब दे सकता है, जो संगठित क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार देगा, बेहतर रोजगार देगा, गुणवत्ता युक्त रोजगार देगा। क्यों सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है? सोचो सोचो सोचो। क्यों सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को बढ़ावा दे रही है? सोचो सोचो सोचो। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हमें अपने जनसांख्यिकी लाभांश को लाभ लेना है, हमें बेहतर और गुणवत्ता युक्त रोजगार देना है, तो वो कहां से आएगा? वो उद्योग से आएगा, विनिर्माण क्षेत्र से आएगा। समझे? हाँ, क्या बात है। और 2016 में यूपीएससी ने पूछा भी एक सवाल
कि ये रोजगार कहाँ से आएंगे, ठीक है ना, किन क्षेत्रों से आएंगे। तो श्रम आधारित उद्योग, उद्योग में भी श्रम आधारित उद्योग ज़्यादा, जैसे चमड़ा उद्योग है, कपड़ा वस्त्र उद्योग है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देंगे जो श्रम आधारित है, जहाँ लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके। और हमें अपने देश में ऐसे ही उद्योगों की ज़रूरत है, ऐसे ही उद्योगों को हमें बढ़ाना भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक अच्छा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में तैयार हो गया। अब आओ थोड़े बेसिक बातें भी करें। अगर मैं उद्योगों की बात करता हूं तो भारत में उद्योगों की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है। एक बात तो एकदम समझ में आ गया कि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, एकदम समझ में आ गया। फिर देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, फिर समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, फिर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो फॉरेक्स अपने आप बढ़ेगा। फिर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, फिर जनसांख्यिकी लाभांश का उचित प्रयोग करने के लिए, हमें किसकी आवश्यकता है, हमें उद्योगों की आवश्यकता होगी। उद्योग चाहिए हमें। सवाल उठता है कि अगर उद्योग चाहिए तो हमारे देश में उद्योगों को कैसे निष्पादन, उद्योगों का जो निष्पादन होता है, उद्योगों का परफॉर्मेंस, निष्पादन मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस, निष्पादन। इसका कैसे पता लगता है। तो इसके लिए हमारे देश में मुख्य रूप से देखा जाए तो दो इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, एक आईआईपी और दूसरा सीआईआई। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठाओ। प्रीलिम्स में इससे सवाल आए दिन यूपीएससी पूछ रहा है। आईआईपी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। सीआईआई का मतलब है कोर इंडस्ट्री इंडेक्स। मूलभूत उद्योग सूचकांक। दोनों इंडेक्स को दिमाग में बैठाना है आपको पीटी के साथ। रटने वाला मामला है, इसको रट डालो। जैसे आईआईपी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बैठाओ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आईआईपी जो है इसकी गणना मासिक आधार पर होती है, ठीक है। मासिक आधार पर इसकी गणना होती है। अब इसकी गणना करने का जो काम है वो एनएसओ करता है। एनएसओ के आंकड़े इकट्ठा करता है, आंकड़े गणना करने का, यानी मॉस्पी मंत्रालय। मंत्रालय कौन, मॉस्पी। लेकिन इसके जो आंकड़े जारी करने का काम ये डीपीआईआईटी करता है, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
डन। इसका आधार वर्ष जो है 2011-12। का प्रयोग क्या है? ये औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तन को बताता है। मतलब 1 महीना तो अल्पकालिक ही होगा। अल्पकालिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब ये परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। 100 से 110 भी हो सकता है, तो 100 से 90 भी हो सकता है। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, माने पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। हालांकि अब इसका आधार वर्ष बदला जाएगा। हो सकता है 2026 में इसका आधार वर्ष, संभावना है कि 2022-23 हो जाएगा। इसका भी आधार वर्ष बदलेगा, संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आईआईपी है, अगर हम आईआईपी की बात करते हैं, आईआईपी, तो आईआईपी 3 सूचक से मिलकर बनता है। आईआईपी में 3 घटक शामिल होते हैं, ठीक है ना। इसको यहां हो गया ये, तो यहां पर इधर में लिख लेते हैं। आईआईपी में घटक, तो 3 घटक होते हैं इसमें, याद रखना, जिससे आईआईपी बनता है। कौन कौन सी वस्तुओं से? एक होता है खनन, एक होता है विद्युत, और एक होता है विनिर्मित वस्तु या विनिर्माण, विनिर्मित वस्तु। खनन, विद्युत और विनिर्मित। और अगर हम इसके भारांश के बारे में बात करें, भारांश के बारे में, तो याद रखना ये लगभग 14% है, लगभग, ठीक है। और ये लगभग 8% है, और यहां लगभग ये कितना है? 78%। तो सबसे ज्यादा भारांश जो है वो विनिर्मित वस्तु का होता है, याद रखना। उसके बाद खनन का होता है, और फिर विद्युत का होता है, अगर मैं अधिक से कम की ओर जाता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डन, डन। याद, एकदम एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो, ठीक है। मतलब आईआईपी, बोलो मेरे साथ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, गणना मासिक आधार पर। गणना कौन करता है? एनएसओ। आंकड़े जारी इसका कौन करता है? डीपीआईआईटी, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आधार वर्ष 2011-12, जब 2022-23 में बदलेगा। क्या करता है ये औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अल्पकालिक, 1 महीने में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आईआईपी 3 घटक से मिलकर बना है। 3 घटक होते हैं इसमें शामिल। कौन कौन? अगर मैं कम से ज्यादा में जाऊं तो सबसे पहले विद्युत 8% भारांश, खनन लगभग 14% भारांश, और विनिर्मित लगभग 78% भारांश। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, शाबाश। अगर मैं बात करूं सीआईआई, कोर इंडस्ट्री इंडेक्स, मूलभूत उद्योग सूचकांक, ये क्या होता है? गणना मासिक आधार पर, आधार वर्ष 2011-12, गणना कौन करता है? एनएसओ, और आंकड़े भी जारी कौन करता है? एनएसओ करता है। मंत्रालय कौन? मॉस्पी, मॉस्पी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद रखना है कि ये कोर इंडस्ट्री जो है, मूलभूत उद्योग, देश में 8 है। ये 8 मूलभूत उद्योग इसमें शामिल होते हैं। तो वो 8 मूलभूत उद्योग कौन है? अगर बात करें, कोयला, कच्चा तेल,
पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ठीक है। एक और होगा, हमें बस इतना दिमाग में बैठाना है यहां पर, और विद्युत है, एक विद्युत हो गया, विद्युत, विद्युत है। अब यहां क्या दिमाग में रखना है, देखो मैंने इसको भारांश के क्रम में नहीं सजाया। अगर भारांश की बात करें तो सबसे ज्यादा भारांश जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद में है, सबसे अधिक भारांश। भारांश की बात करें तो सबसे अधिक भारांश यहां है। दूसरे नंबर में विद्युत है, याद रखना। और सबसे कम भारांश उर्वरक में है, सबसे कम 2 पॉइंट समथिंग है, सबसे कम। तो यूपीएससी बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, पहले पेट्रोलियम उत्पाद को ना देकर सीधे विद्युत दे देगा, और दिया एग्जाम में एक बार। इसीलिए दिमाग में बैठाना कि सबसे ज्यादा भारांश पेट्रोलियम उत्पाद, फिर विद्युत, दो को कम से कम, दो को क्रम से, और सबसे लास्ट में याद रखना उर्वरक को। ठीक है ना। तो ये हो गया मूलभूत उद्योग सूचकांक। क्या हो गया, मूलभूत उद्योग सूचकांक के बारे में। अब बात करते हैं, ध्यान देना जो मैं बात कर रहा हूं, कि अगर हम भारत में उद्योग की बात करें तो हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीति लाई गई। औद्योगिक नीति लाई गई, और देखना आपके सिलेबस में औद्योगिक नीति ही है, मेंस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। क्या होता है औद्योगिक नीति, आप बात को समझना थोड़ा सा। अंग्रेजों ने कभी भारत में उद्योगों को पनपने नहीं दिया। क्यों? अंग्रेजों ने भारत को केवल दो ही दृष्टिकोण से देखा हमेशा। एक, अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत, और दूसरा, उनके यहां तैयार माल जो थे उनके लिए एक बड़ा बाजार। बस यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे इंग्लैंड, वहां औद्योगिक क्रांति थी, उसी कच्चे माल से वस्तु बनाते थे और भारत में लाकर उसको अत्यधिक मूल्य पर विक्रय करते थे। मजाल है, भारत की कोई एक वस्तु इंग्लैंड चले जाए, वहां इतना शुल्क लगाया जाता था कि वो वस्तु कभी वहां बिक ही नहीं पाता था। और अंग्रेज बोलते थे कि अगर एक वस्तु भारत से इंग्लैंड गया तो फिर 5,000 से भी ज्यादा वस्तु भारत में, इंग्लैंड से भारत में आएगा। तो उन्होंने कभी उद्योगों को यहां पनपने ही नहीं दिया, कभी नहीं पनपने दिया। जो भी उद्योग थे उसको बर्बाद ही किया। सोच कर देखिए कि आजादी के समय भारत में उद्योगों की स्थिति क्या थी, न के बराबर। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमें अपने देश में उद्योगों का विकास करना था और नए उद्योग स्थापित करना था। बड़े उद्योगों की तो बात की बात है, लेकिन पहले हम शैशव अवस्था में ही इन्फेंट इंडस्ट्री को हम स्थापित तो करें, पहले उद्योगों को, उनको पाले पोसे तो सही। तो इसके लिए सरकार द्वारा औद्योगिक नीति लाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। औद्योगिक नीति का क्या है, ये उद्योगों के प्रति सरकार का दर्शन है। अगर मैं बात करूं औद्योगिक नीति को एक लाइन में, उद्योगों के प्रति सरकार का दर्शन। यानी सरकार की सोच क्या है,
सरकार कैसे देश में उद्योगों का विकास करना चाहती है, किन उद्योगों का विकास करना चाहती है, उद्योगों के माध्यम से कैसे रोजगार को बढ़ाना चाहती है, कैसे समृद्धि दर को उद्योगों के माध्यम से बढ़ाना चाहती है, उद्योगों का विस्तार किस प्रकार करना चाहती है, ये सब औद्योगिक नीति में समझा जा सकता है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का उद्योगों के प्रति दर्शन, बात को समझना, क्योंकि भारत में आजादी के बाद 6 औद्योगिक नीति लाई गई, 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। आईपी मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कब कब? पहला 1948 में लाया गया, फिर 1956 में लाया गया, फिर 1973 में लाया गया, फिर 1980 में लाया गया, एक लाया गया था 77 में, 1977 में, फिर 1980 में लाया गया, और फिर 1991 में लाया गया। ध्यान देना, 1948 में जब लाया गया था तब हमारे देश में अंतरिम सरकार थी, और अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू, माने प्रधानमंत्री, सॉरी, कौन थे? जेएल नेहरू। 56 में भी जेएल नेहरू थे। 73 में इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। 77 में जनता सरकार हमारे देश में थी। 80 में फिर इंदिरा गांधी, और 91 में पीवी नरसिम्हा राव थे। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि हर औद्योगिक नीति में उस देश की सरकार का जो था, उद्योगों के प्रति जो सोच था, उद्योगों के प्रति जो उसका दर्शन था, वो उस औद्योगिक नीति में परिलक्षित होता है। आप देखिए 1956 में लाइसेंस राज और परमिट राज की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेहरू जी समाजवाद के पोषक थे, समाजवाद को मानते थे। उनका था कि उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण मजबूत होना चाहिए, तो उन्होंने लाइसेंस राज को बढ़ावा दिया। 1948 में अगर बात करें तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई औद्योगिक नीति से, क्योंकि आजादी के बाद देश में 3 विचारधारा के लोग थे। एक गांधीवादी विचारधारा के, जो गांधी जी का अनुसरण करते थे विचार को। दूसरा नेहरू विचारधारा, जो नेहरू जी की विचारधारा को समर्थन देते थे, समाजवाद को। और तीसरा एक और थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को समर्थन देने वाले, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानते थे, जहां सरकार और निजी कंपनी दोनों का समर्थन, कि दोनों का विकास जरूरी है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग मंत्री थे अंतरिम सरकार में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुसरण करते थे। इसीलिए 1948 की औद्योगिक नीति ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। तो मैं कह रहा हूं ना, अब 77 में देखिए, 1977 में जनता सरकार आई, तो जनता सरकार द्वारा गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा को ही मानते थे। तो हर प्रकार की औद्योगिक नीति में, जो भी औद्योगिक नीति लाई गई, उन औद्योगिक नीति में सरकार के दर्शन को हम लोग देख सकते हैं, सरकार का दर्शन दिखाई देता है। तो ये तो समझ में आ गया कि भारत में 6 औद्योगिक नीति लाई गई। औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1973, औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1980, औद्योगिक नीति 1991। अगर मैं बात करता हूं औद्योगिक नीति 1948, जो देश की पहली औद्योगिक नीति थी, आजादी के बाद लाई गई, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नीति माना जाता है। और इसकी रूपरेखा, जैसा कि मैंने कहा, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था।
1948 की औद्योगिक नीति की बात करें, 1948 की अगर मैं औद्योगिक नीति की बात करूं तो यहां पहली बार देश में स्थापित सभी उद्योगों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। श्रेणी 1 में 3 उद्योग रखे गए, 3 प्रकार के उद्योग जो पूरी तरह सरकार द्वारा आरक्षित थे, जैसे रेलवे, अस्त्र शस्त्र और परमाणु ऊर्जा। अगर बात करें तो इनमें 3 कौन कौन से थे? रेलवे, अस्त्र शस्त्र और परमाणु ऊर्जा। जिस पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का था। पूरी तरह यह नियंत्रण किसका था? सरकार के नियंत्रण में थे, निजी क्षेत्रों के लिए नहीं था यह। जबकि अगर श्रेणी 2 की बात करें, श्रेणी 2, तो यहां 2 प्रकार के उद्योग थे। जो नए उद्योग होंगे वो सरकार द्वारा स्थापित होगा, लेकिन जो उद्योग निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित हैं उनको निजी क्षेत्र ही संचालित करेंगे। हालांकि इसमें एक 10 वर्षीय समीक्षा क्लॉज को शामिल किया गया। समीक्षा क्लॉज, उपबंध को शामिल किया गया कि हर 10 वर्ष बाद निजी क्षेत्र के उस उद्योग की समीक्षा की जाएगी और अगर कुछ कमी दिख रहा है, लग रहा है कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है, तो सरकार पूरी तरह इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। इसीलिए तो श्रेणी 2 को दिमाग में देखो तो कहीं ना कहीं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। जो हम आज मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं अगर बात करें श्रेणी 3 में, तो जो भी उद्योग होंगे वो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होंगे, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार का नियंत्रण होगा। श्रेणी 2 में 6 प्रकार के उद्योग और श्रेणी 3 में 18 प्रकार के उद्योग रखे गए। श्रेणी 1 में 3, 6, 18, 3 दूना 6 और 3 और 6 को गुणा करो तो 18। और जो उद्योग श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 में नहीं है उनको श्रेणी 4 में रखा गया, जो निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और संचालित किया जाएगा। हालांकि उस पर भी नियंत्रण सरकार का होगा, सरकार के नियंत्रण में होगा। तो यह बात की गई औद्योगिक नीति 1948 की। डन। इसके बाद औद्योगिक नीति 1956 आता, उससे पहले ही सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया, IDRA एक्ट 1951, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम 1951। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोगों के मन में भ्रम है कि 1956 से देश में लाइसेंस राज और परमिट राज की शुरुआत हुई, कि जहां उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। ये नहीं है, बल्कि ये काम IDRA एक्ट 1951 में ही हो गया था। नेहरू जी तो 1948 में ही चाहते थे, लेकिन उस समय तो अंतरिम सरकार थी। अब जैसे 1950 में संविधान लागू हुआ, इलेक्शन हुआ, नेहरू जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, तुरंत वो 1951 का एक्ट लेकर आ गए और कहा कि भाई अब उद्योगों में लाइसेंस और परमिट राज की जरूरत होगी, अगर बिना सरकार की अनुमति के कोई उद्योग स्थापित नहीं कर सकता। और तो और उन्होंने क्या किया, 10 वर्षीय समीक्षा क्लॉज को भी समाप्त कर दिया।
समीक्षा उपबंध को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अगर सरकार को लगा किसी उद्योग के संबंध में कोई दिक्कत, तो तुरंत उसी दिन उसकी समीक्षा करके सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले लेगी। उसके लिए 10 वर्ष का वेट नहीं करेगी वो। डन। और इसी अधिनियम का आधार बना करके वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति 1956 लाई गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक नीति 1956 लाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसके कहते हैं कि जो जन्मदाता है या जो इसके देखा जाए इस नीति को बनाए थे, उसको पीसी महालनोबिस को कहा जाता। महालनोबिस पीसी महालनोबिस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। पीसी महालनोबिस। सबसे बड़ी बात है कि औद्योगिक नीति 1956 में क्या हुआ, एकदम उलट हो गया कि जहां जो पूर्व में उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया था, अब उन चारों श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए क्यों? क्योंकि एक तरह का अब ये इसको कहा जाता, औद्योगिक नीति को 1956 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। आर्थिक संविधान, सोचिए, एक प्रकार का उद्योगों के प्रति संविधान बना दिया गया है इसमें, क्योंकि उद्योगों को यहां 3 अनुसूची में बांटा गया। अनुसूची में बांटा गया, अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी, 3 अनुसूची शेड्यूल में बांटा गया, जैसे संविधान में बांटा जाता है। अनुसूची ए में कहा गया कि उन उद्योगों को शामिल किया जाएगा जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। अनुसूची ए में उन उद्योगों को शामिल किया जाएगा, यहां 12, 17 जो भी उद्योग होंगे वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होंगे। जबकि अनुसूची बी में उन उद्योगों को रखा जाएगा जो सरकार के नियंत्रण में होंगे, लेकिन वहां निजी क्षेत्र भी अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अनुसूची सी में निजी क्षेत्र ही अपने उद्योग को स्थापित करेंगे, लेकिन उनको पहले सरकार से लाइसेंस या परमिट लेना पड़ेगा, अनुमति लेना होगा, जिसको लाइसेंस या परमिट, यानी लाइसेंस राज और परमिट राज की शुरुआत हो गई यहां से। परमिट राज की बेहतर ढंग से शुरुआत हो गई कि अब सरकार ने औपचारिक रूप से कह दिया कि भाई उद्योगों में हमें लाइसेंस राज और परमिट राज को लागू करना ही है। तो अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी को अगर आप समझ गए, औद्योगिक नीति 1956, याद रखना 3 औद्योगिक नीति सबसे महत्वपूर्ण रही है, ठीक है ना। औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956 और औद्योगिक नीति 1991, ठीक है। 1948 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहली औद्योगिक नीति थी और देश में इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को शुरू किया। औद्योगिक नीति 1956 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश ने इसमें लाइसेंस राज और परमिट राज की शुरुआत की। औद्योगिक नीति 19 इसके बाद में 73 की बात करें, 77 की बात करें या 80 की बात करें, ये औद्योगिक नीति 1956 का ही एक्सटेंशन है, ठीक है ना। औद्योगिक नीति 1956 का ही एक्सटेंशन है ये, ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना। और मेन उसके बाद है आता है औद्योगिक नीति 1991 की बात करेंगे। एकदम सही, समझ गए? अच्छा, अब जरा बात को समझते हैं। तो हम औद्योगिक नीति 1956 की बात करें कि इससे देश में लाइसेंस राज और परमिट राज की शुरुआत हुई कि बिना सरकार की अनुमति के या बिना लाइसेंस के देश में उद्योग स्थापित ही नहीं हो सकते थे। अब जरा आगे की कहानी शुरू करते हैं। बात करते हैं औद्योगिक नीति
1973 की। जैसा कि मैंने कहा था कि ये औद्योगिक नीति इंदिरा गांधी सरकार के समय या इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। तो औद्योगिक नीति 1973 की खास बात क्या थी? इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि औद्योगिक नीति 1973 जो था 1973, ये किन परिस्थितियों में लाया गया? बात को समझना। अगर मैं कहूं कि इसी दौरान 1969 में, याद रखो, 14 बड़े बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद करो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अगर आप बैंकिंग में टॉपिक को पढ़े होंगे तो 14 बड़े बैंकों का 50 करोड़ की संपत्ति के आधार पर क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया इसी दौरान। और राष्ट्रीयकरण क्या है? जहां बैंकों पर, प्राइवेट बैंकों पर सरकार का नियंत्रण अधिक हुआ, जहां प्राइवेट बैंकों पर सरकार के नियंत्रण को और मजबूत किया गया, है ना? तो बैंकों का अब समझना बहुत ध्यान से, यानी प्राइवेट बैंक हो या प्राइवेट कंपनी हो, उस पर अब सरकार का नियंत्रण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें, 1969 में एमआरटीपी कानून लाया गया, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कानून, अभी तक यूपीएससी पूछा नहीं है कभी इसको, ध्यान से इसको समझना। मोनोपोली मतलब होता है, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं, देखना, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति। एकाधिकार का मतलब क्या है? मान लो मैं ये पेन बेच रहा हूं, ठीक है, और कोई पेन नहीं बेच रहा है ये वाला। It means that there is a monopoly of selling this pen in the market by me. मेरा इस पेन को बेचने का एकाधिकार है। Now tell me, if I have the monopoly to sell this pen in the market, then I will have the right to decide the price now. तो मूल्य का निर्धारण करने का भी बताओ किसको मिलेगा अधिकार? मुझे मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। जहां क्या हो? जहां कोई कंपनी हो या व्यक्ति हो जिस वस्तु को बेच रहा है, कोई और उस वस्तु को नहीं बेच रहा है, इससे उस वस्तु को के संदर्भ में उस व्यक्ति या कंपनी का एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगा। तो मूल्य निर्धारण करने का भी अधिकार उसी को मिलेगा। ध्यान। अब जरा सोचो, हमें ऐसे ही बैड एक्सपीरियंस रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, तो कहीं ऐसा ना हो, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे 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 इन्होंने क्या किया? पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। सो देयर इज द फियर, वो डर अभी भी था सरकार के पास कि इफ देयर विल बी एनी प्राइवेट कंपनी, अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से बड़ी कंपनी बन जाए और उसका एकाधिकार हो जाए। तो सरकार एक कानून लेकर आई 1969 में, एमआरटीपी कानून, जहां सरकार ने कहा कि अगर कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्थापित करना चाहती है अपने आप को, तो उसको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। और अगर वो कंपनी, पहले 50 करोड़ सीमा था, बाद में इसको 100 करोड़ किया गया, कि अगर वो कंपनी 50 करोड़ और बाद में वो 100 करोड़ हो गया, कि अगर 100 करोड़ की हो गई है और वो अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, तो उसको फिर से गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी एक बार स्थापना करने का लाइसेंस, एस्टैब्लिशमेंट का, और फिर उसको विस्तार करने का भी अपना लाइसेंस गवर्नमेंट से, अनुमति, लाइसेंस मतलब अनुमति लेना होगा।
तो ये था मोनोपोली, लेकिन ध्यान रखना ये केवल प्राइवेट कंपनियों के लिए पर लागू था, ये सरकारी या सार्वजनिक कंपनियों पर लागू नहीं था। तो एमआरटीपी कानून को लागू कर दिया गया, ठीक है। और 1973 में 1973 में पेरा कानून को लाया गया। पेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट कानून को लाया गया। यहां भी वही कि अगर देश से आप विदेशी मुद्रा को बाहर भेज रहे हैं तो उसको प्रतिबंधित किया गया, नियंत्रित किया गया। एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा नियंत्रित किया गया, यानी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। फिर से कह रहा हूं, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ, ठीक है, जो ठीक नहीं था। अब सोचो, इस दौर में जब उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ तो कौन सा औद्योगिक नीति लाया गया? औद्योगिक नीति 1973। तो इसका मतलब है, एक तो ये औद्योगिक नीति 1956 का ही एक्सटेंशन था, और इसने क्या किया, उद्योगों पर सरकार के और नियंत्रण को और अधिक मजबूत बनाया। हालांकि औद्योगिक नीति 1973 की एक खास बात थी, ध्यान रखना, कि हमारे देश में जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, पीपीपी की बात, तो पहले पीपीपी नहीं होकर के संयुक्त उपक्रम होता था, जॉइंट सेक्टर संयुक्त उपक्रम होता था। तो हमारे देश में संयुक्त उपक्रम, जहां सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर लगाती थी, को स्थापित करने का जो संयुक्त उपक्रम है, उसकी शुरुआत भारत में 1973 में हुई थी, ठीक है। ये औद्योगिक नीति 1973 में हुई थी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है समझ में आ गया। तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973, औद्योगिक नीति 1973। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना, कहानी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं औद्योगिक नीति 1977। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। पहली इसकी खास बात कि ये गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा लाया गया था, पहली बार कांग्रेसी द्वारा लाया गया था, गैर कांग्रेसी द्वारा इसे लाया गया था। गैर कांग्रेसी द्वारा लाया गया था, मतलब जनता सरकार, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी बाहर थी, है ना, तो कहीं ना कहीं जनता सरकार द्वारा इस नीति को लाया गया था। और जैसा कि मैंने कहा कि जनता सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी, तो इस नीति में गांधीवादी विचारधारा देखने को मिला, गांधीवादी विचारधारा। और गांधीवादी विचारधारा का मतलब आप समझ रहे होंगे, गांधीवादी विचारधारा का मतलब कि गांव में उद्योग स्थापित किया जाए, जो है गांव को देखा जाए विकास का केंद्र बनाया जाए, ठीक है। और यही वो औद्योगिक नीति थी जहां पहली बार देखा जाए तो टाइनी सेक्टर का मतलब होता है सूक्ष्म उद्योग को पहली बार परिभाषित किया गया था। सूक्ष्म उद्योग को पहली बार क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था जनसंख्या और निवेश के आधार पर, कि कोई उद्योग अगर इतनी जनसंख्या के अंदर और उतने निवेश में अगर स्थापित किया गया, लगभग 1 लाख रुपए में, तो हम उसको टाइनी सेक्टर या सूक्ष्म उद्योग मानेंगे, ठीक है। और जनरली इस औद्योगिक नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना, कि एक ये गैर कांग्रेसी और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था, और इसका जो उद्देश्य था या इसके अंतर्गत गांव में उद्योगों को स्थापित करने पर, उद्योगों को स्थापित करने पर अधिक जोर दिया गया। डन। तो ये था औद्योगिक नीति 1973। फिर आता है औद्योगिक नीति 1980। औद्योगिक नीति 1980
पांचवा 1980, ये पुनः इंदिरा गांधी सरकार आई, है ना। फिर वो औद्योगिक नीति 1900 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक नीति 1980 लाया गया। लेकिन ध्यान रखना, इस दौरान थोड़ा कुछ और बात हो गया। जैसे औद्योगिक नीति अभी तक क्या था, औद्योगिक नीति 1973 में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन इस समय जब इंदिरा गांधी जब वापस आई थी तो बड़ी नरम सरकार के रूप में रही है वो। और इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान उन्होंने उद्योगों में विदेशी निवेश पर बल दिया। विदेशी निवेश, ठीक है, उद्योगों पर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये देखा जाए तो औद्योगिक नीति 1980 की खास बात रही कि विदेशी निवेश को इसमें बढ़ावा दिया गया। जहां पर पहले तो था कि औद्योगिक नीति 1973 में बल्कि एक प्रावधान और था कि जो विदेशी कंपनियां अगर भारत में आती थी तो उनके हिस्सेदारी को कम करके कहा गया सरकार ने कि 40% से भी कम करेंगे आप। तो कहीं ना कहीं विदेशी निवेश को हतोत्साहित करने का काम किया गया था औद्योगिक नीति 1973 में, 73 में। लेकिन 80 में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई। ठीक है ना। और जो बीमार उद्योग थे, बीमार उद्योग जो नुकसान वाले उद्योग थे, रुग्ण इकाई जो थे, उनके लिए भी इस औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। सबसे बड़ी बात है औद्योगिक नीति 1980 की एक बहुत खास बात रही कि इस दौरान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी को शुरू किया गया। ओरिएंटेड पॉलिसी, निर्यात केंद्रित नीति को शुरू किया गया। निर्यात केंद्रित नीति को शुरू किया गया। इसका क्या मतलब है? पहले क्या होता था कि इसलिए निर्यात किया जाता था ताकि जो भी उससे डॉलर कमाएंगे उससे हम आयात करेंगे, यानी आयात के को आधार मान करके हमारे देश में निर्यात किया जाता था। फिर निर्यात केंद्रित नीति में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी में, अब सरकार ने कहा कि हम निर्यात का उद्देश्य आयात करना नहीं है बल्कि फॉरेक्स को बढ़ाना है, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ सडनली सरकार ने नीति में अपना थोड़ा परिवर्तन किया था, औद्योगिक नीति 1980 में। अब हम बात करते हैं औद्योगिक नीति 1991। अच्छा, एक बात और, औद्योगिक नीति 1980 में एक और खास बात रही है कि यहाँ लाइसेंस राज और परमिट राज को कम करने का भी प्रयास किया था। लाइसेंस या परमिट को कम करने का प्रयास भी किया गया था। परमिट को, ठीक है ना, कम करने का प्रयास किया गया। ये कहना गलत होगा अगर कोई कहेगा कि 1991 से ही देश में औद्योगिक लाइसेंस राज और परमिट राज को समाप्त किया गया, ऐसा नहीं है। ये शुरुआत जो है औद्योगिक नीति 1980 से ही हो गई थी। औद्योगिक नीति 1980 से ही देखा जाए देश में लाइसेंस राज या परमिट राज को कम करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति जिसको कहा जाता है औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति 1991। ठीक है, औद्योगिक नीति 1991। इसको इसलिए भी कहा जाता है, इसको नई औद्योगिक नीति नई औद्योगिक नीति भी कहा जाता है, नई औद्योगिक नीति भी कहा जाता है, या इसको एक नाम और भी कहा जाता है, एलपीजी नीति भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो औद्योगिक नीति था जिसके द्वारा देश में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। यानी देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शुरू करने में इस औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे देश में, एलपीजी सुधार को। ठीक है, तो जरा समझते हैं औद्योगिक नीति 1991 को। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि औद्योगिक नीति 1991 किन परिस्थितियों में देश में लाया गया। पहले हम देश की परिस्थिति को समझें। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आ, एक से पहले तो हम देख ले ध्यान से कि जो औद्योगिक नीति, ध्यान से समझना, औद्योगिक नीति अगर बात करें 1948 से लेकर 1990 तक की बात करें, ठीक है ना,
1990 तक या 1980 तक की बात करें, 1980 तक की बात करें, तो इन औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या, पहले तो इनकी थोड़ा सा मूल्यांकन कर लें कि इनके अंतर्गत क्या सकारात्मक भी चीजें रही। सकारात्मक चीजों की बात करें अगर, तो सबसे सकारात्मक बिंदु ये रहा कि जो औद्योगिक वृद्धि दर है देश में, औद्योगिक वृद्धि दर, समृद्धि दर है, औद्योगिक समृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है, इसमें वृद्धि हुई। ये बढ़ करके 2%, 2 से 3% था, जो बढ़ करके 5 से 6% हो गया देश में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में औद्योगिक समृद्धि दर में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है ना, 1948 से 1980 की औद्योगिक नीति की बात करें। दूसरा बात है, उद्योगों में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण देखी गई। उद्योगों में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना, माने उद्योगों में निवेश की बात करें, उद्योगों की नीति के बारे में बात करें, तो उद्योगों में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण देखी गई। फिर इसी दौरान MRTP कानून, इसी दौरान फेरा कानून, है ना, 1973, 1969 इसको लागू किया गया। लाइसेंस राज और परमिट राज लागू था, राज और परमिट राज लागू था। परमिट राज को लागू किया गया इसी दौरान। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, भारत जो पूंजीगत वस्तुओं का आयात करता था, बड़े बड़े मशीनरों का आयात करता था, इन औद्योगिक नीति के दौरान देखा गया कि भारत में पूंजीगत वस्तु, जो मशीनरी है, जिनको पूंजीगत वस्तु मतलब मशीनरी, पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई, और जिससे जो हमारी आयात निर्भरता है, आयात निर्भरता, उसमें थोड़ी कमी आई। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी तो कमी आई हमारे देश में। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है, उद्योगों में रोजगार में वृद्धि हुई, उद्योगों में रोजगार में वृद्धि हुई। रोजगार में वृद्धि देखी गई। ठीक है, ये था औद्योगिक नीति 1948 से 1980 की जो विशेषता रही है। मुख्य रूप से मुख्य पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये वो पॉइंट है जो आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को दिमाग में बैठाइए। फिर अगर बात करते हैं हम लोग कि आखिर किन परिस्थितियों में औद्योगिक नीति 1991 लाया गया, तो 1990 की परिस्थिति को जानो, भारत में या विश्व में की परिस्थिति, किन परिस्थितियों में लाया गया, बात को समझना। वर्ष 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, याद रखना, थोड़ा बंद अर्थव्यवस्था की तरह काम कर रहा था, बंद अर्थव्यवस्था की तरह। तो उस समय क्या हुआ, 1990 में खाड़ी युद्ध हो गया। खाड़ी युद्ध हुआ अमेरिका और इराक के बीच में, USA वर्सेस इराक के बीच में खाड़ी युद्ध हुआ सद्दाम हुसैन के साथ। ठीक है ना, अब इस खाड़ी युद्ध ने क्या किया, तेल की कीमतों में वृद्धि किया। तेल की कीमतों में क्या हुआ, बहुत तेजी से वृद्धि हुई। अब इससे क्या हो गया, हमारा जो है व्यापार घाटा बहुत तेजी से बढ़ गया। व्यापार घाटा, भारत का जो क्योंकि भारत बहुत भारी मात्रा में तेल को आयात करता है, तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया। चालू खाता घाटा बढ़ गया। अभी हम लोग इसके बाद लेक्चर में पढ़ेंगे चालू खाता घाटा, तो समझ में आ जाएगा। चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ गया, और हमारा जो भुगतान संतुलन है वो संकट में आ गया, BOP संकट में आ गया। ठीक है, अब इस समय ना तो हमारे पास बहुत सारा फॉरेक्स था, ना हमारा पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट आधिक्य में था। तो हमें क्या करना पड़ा, इस BOP संकट को दूर करने के लिए IMF से उधार लेना पड़ा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमें क्या करना पड़ा, भारी मात्रा में उधार लेना पड़ा, अपना गोल्ड गिरवी रखकर। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
उधार जो देता है वो शर्त के साथ देता है, सशर्त देता है उधार। और इसने क्या शर्त लगाया? इसने पहला शर्त लगाया कि आप रुपए का अवमूल्यन करो, रुपए का आप क्या करो? अवमूल्यन करो। तो हमने रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन भी किया। दूसरा शर्त इसने लगाया कि आप राजकोषीय समेकन का पालन करो, राजकोषीय समेकन का पालन करो, जो हमने एफआरबीएम कानून में पढ़ा, एफआरबीएम कानून बजट में पढ़ा हमने। तो इसके लिए हम एफआरबीएम कानून भी लेकर आए, एफआरबीएम कानून भी लेकर आए हम इसके लिए। और तीसरा उसने कहा कि आप अपनी बंद अर्थव्यवस्था को एलपीजी सुधार लागू करो, वहां एलपीजी सुधार लागू करो, तभी हम आपको इस बीओपी संकट से बाहर करेंगे। और यही वो औद्योगिक नीति था जिसके आधार पर भारत में एलपीजी सुधार को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया। इसीलिए तो औद्योगिक नीति 1991 की बात करें, औद्योगिक नीति 1991 की बात करें तो इसने क्या किया? इसने देश में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया। ठीक है ना? देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया। कैसे? जरा समझते हैं जरा समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उदारीकरण। उदारीकरण जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण कम करना। बहुत ध्यान से समझना, अर्थव्यवस्था हो या उद्योग हो, इन पर क्या करना? सरकार के नियंत्रण को कम करना। नियंत्रण सरकार कैसे नियंत्रण करती है? लाइसेंस से, परमिट से। तो लाइसेंस को क्या करना? समाप्त करना। को कम करना। इसे ही क्या कहा गया? उदारीकरण कहा गया। कि अर्थव्यवस्था हो या उद्योग हो, वहां अगर बात करें सरकार के नियंत्रण को कम करना, यानी सरकार के लाइसेंस को कम करना। और वो कैसे करना? या तो लाइसेंस को समाप्त कर देना और या तो कम कर देना। इसे ही क्या कहा गया? उदारीकरण कहा गया। इस प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। तो क्या भारत में उदारीकरण लागू हुआ? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम उदारीकरण की बात करें, ध्यान से समझना, इसको मैं यहां से कर रहा हूं। अगर हम उदारीकरण की बात करें तो उदारीकरण दो प्रकार का हो सकता है। एक घरेलू उदारीकरण जो देश के अंदर होगा, और एक वैश्विक उदारीकरण। घरेलू उदारीकरण और वैश्विक उदारीकरण। अब घरेलू उदारीकरण को सरकार कैसे जोड़ दे रही है? सरकार ने क्या किया? एमआरटीपी कानून को समाप्त कर दिया। कानून को समाप्त 1998 में सरकार ने क्या किया? एमआरटीपी कानून को समाप्त कर दिया। बल्कि इसके स्थान पर 2002 में
2002 या 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। लॉजिक क्या है कि अगर आपको एक लाइन छोटा करना है तो आप इसको काटिए नहीं, आप इसको मिटाइए नहीं, बल्कि आप कीजिए इसके बगल में एक बड़ा लाइन और खींच दीजिए। तो मानी सी बात है, आप एकाधिकार को रोकने की कोशिश मत कीजिए। क्यों आप एकाधिकार को रोकेंगे, बल्कि आप प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दीजिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, अपने आप एकाधिकार खत्म हो जाएगा। तो आप एकाधिकार को रोकने की जगह भाई अपने विचार बदलिए, आप प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दीजिए। ठीक है ना। तो सरकार द्वारा क्या किया गया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को शुरू किया गया। ठीक है ना, एमआरटीपी कानून को समाप्त करके डन। और क्या किया गया, दूसरा काम किया गया कि जो लाइसेंस है, उद्योगों में जो लाइसेंस है उसे कम करके 18 उद्योग किए गए पहले, कि अब केवल 18 उद्योग के स्थापना में ही लाइसेंस की जरूरत होगी, अन्य उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाद में सरकार द्वारा इसे कम करके 6 उद्योग किया गया। 6 उद्योग किया गया। और बात करें कि अब वर्तमान में, अगर बात करें वर्तमान में केवल 5 उद्योग हैं जहां लाइसेंस अनिवार्य है, अन्यथा कहीं लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। तो वो 5 उद्योग क्या हैं, जैसे अगर बात करें अल्कोहल, है ना, अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल या अल्कोहल से संबंधित उद्योग है, भले वो दारू हो या दवा हो, है ना, क्योंकि दारू में भी लगेगा, दवा में भी अल्कोहल लगेगा, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। भले आप दवा बनाने वाली कंपनी स्थापित कीजिए, दारू बनाने वाली कंपनी। ठीक है। फिर तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद, वहां आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप खतरनाक रसायन कोई बना रहे हैं, खतरनाक एसिड, हैजार्डस केमिकल अगर आप बना रहे हैं, खतरनाक रसायन अगर आप उससे संबंधित उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप विस्फोटक उत्पाद अगर बना रहे हैं, विस्फोटक, ठीक है, या नाइट्रोसेलुलोज से बनी वस्तु, नाइट्रोसेलुलोज, ये पीटी में पूछा जा सकता है कि अगर कोई वस्तु, क्योंकि ये विस्फोटक होता है, ठीक है ना, तो अगर आप कोई विस्फोटक उत्पाद बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जैसे माचिस, ठीक है ना, या कोई अन्य उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक या एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक या एरोस्पेस, अगर आप उसके लिए कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे 5 उद्योग हैं, 5 उद्योग हैं जिनकी स्थापना के लिए वर्तमान में आपको लाइसेंस अनिवार्य है, कि बिना लाइसेंस के आप इन उद्योगों को स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार द्वारा आरक्षित, जो सरकार द्वारा आरक्षित उद्योग है, इसको कम करके सरकार ने 2 ही कर दिया। एक परमाणु ऊर्जा, जहां पर आपको एफडीआई की अनुमति नहीं है, एक परमाणु ऊर्जा है, और दूसरा रेलवे के प्रबंधन। ठीक है ना, यहाँ पर आप सरकार द्वारा आरक्षित, बुरी तरह सरकार द्वारा आरक्षित है, इसमें एफडीआई की अनुमति है भी नहीं है। पहले 3 होता था, रक्षा भी होता था, लेकिन रक्षा पर अब 100% एफडीआई है, लेकिन सरकारी मार्ग से, है ना, सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। और सरकार ने क्या किया, फेरा कानून को समाप्त किया, और उसके स्थान पर 1999 में क्या पारित किया, फेमा कानून, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये मैनेजमेंट है, वो रेगुलेशन था, ये मैनेजमेंट है। ठीक है ना, मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको वर्ष 2000 में लागू किया गया, ठीक है।
तो ये फेरा कानून की जगह अधिक सरल कानून है। वहां तो सीधे जेल की सजा होती थी, कठोर कारावास की सजा होती थी। यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। आर्थिक जुर्माना का प्रावधान, आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है ना, फेमा कानून में। डन। तो ये हुआ था घरेलू उदारीकरण। वहीं अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण में ज़्यादातर क्या देखा गया, यही कि कैसे एफडीआई के नियमों को सरलीकरण किया गया, नियमों का सरलीकरण किया गया, नियमों का सरलीकरण ज़्यादा किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई भारत में आ सके, है ना। एफडीआई के नियमों को और आसान बनाया गया। फिर टैरिफ शुल्कों को कम करने का प्रयास किया गया, टैरिफ शुल्कों को कम करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो इनके द्वारा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये हुआ उदारीकरण। अब अगर बात करते हैं, अगर हम निजीकरण की बात करते हैं, तो निजीकरण का मतलब क्या हुआ, निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है कि जहां पर ऐसे ऐसे क्षेत्र जो सरकार द्वारा आरक्षित है, वे क्षेत्र या उद्योग जो सरकार द्वारा आरक्षित है, रिजर्व्ड है, वहां अगर निजी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, निजी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और निजीकरण क्या होगा, निजीकरण देश में संसाधन को बढ़ाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास संसाधन होते हैं ज़्यादा। प्रबंधन कुशलता बढ़ेगा, प्रबंधन कुशलता बढ़ेगा, ठीक है ना। तकनीक बढ़ेगा, तकनीक दक्षता बढ़ेगा, तकनीक दक्षता बढ़ेगा। प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा, प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा, ठीक है, अगर निजीकरण होंगे। इसीलिए तो हम अगर विनिवेश की बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट ये एक निजीकरण की ही प्रक्रिया है। माने निजीकरण करने का माध्यम है जहां सरकार अपने उपक्रम या स्वामित्व को बाजार में बेचती है, जहां सरकार अपने उपक्रम या स्वामित्व को बाजार में बेचती है। तो विनिवेश जो प्रक्रिया है वो निजीकरण से ही संबंधित है, ठीक है ना, या इसको आंशिक निजीकरण भी कहा जा सकता है। तो ये निजीकरण है। और फिर एक आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण सिंपल सा है कि कोई देश यदि अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक खुलापन लेकर आता है, ओपननेस लेकर आता है, आर्थिक एकीकरण लेकर आता है, आर्थिक एकीकरण लेकर आता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेकर आता है, ठीक है, विश्व के साथ, यानी किसी देश का यदि विश्व के साथ आर्थिक क्या होगा, आर्थिक एकीकरण होगा, आर्थिक खुलापन होगा, तो उसको, उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। और वैश्वीकरण में क्या होगा, वस्तु और सेवा का निर्बाध व्यापार होगा एक देश से दूसरे देश, श्रमिक का निर्बाध व्यापार होगा, पूंजी का निर्बाध संचलन होगा, तकनीक का निर्बाध संचलन होगा। तो एक देश से दूसरे देश में आसानी से। इसीलिए तो अगर वैश्वीकरण को कहें तो पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है, पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है, एक कॉमन मार्केट बन जाता है। मतलब भारत की कंपनी भी विदेशों में जाकर स्थापित हो सकती है और विदेशों की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी भारत में आकर स्थापित हो सकती है और कार्य कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी सुधार ने देश में क्या किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को बढ़ावा दिया, देश को हमारा खुलापन लेकर आई, ठीक है ना, आर्थिक एकीकरण की तरफ लेकर आई इस प्रक्रिया ने, ठीक है ना। तो ये था एलपीजी सुधार, ये औद्योगिक नीति 1991 था। तो औद्योगिक नीति हमारा पूरा कंप्लीट हुआ और हमने औद्योगिक नीति को अच्छे से समझ भी लिया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं औद्योगिक नीति के बाद में, तो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में सरकार का पूरा जोर, सरकार का प्रयास क्या है, सरकार का प्रयास क्या है, एक तरफ तो रोजगार सृजन पर जोर देना है, बहुत ध्यान से समझना, रोजगार सृजन पर जोर देना है।
और वो भी रोजगार ऐसे क्षेत्र में हो जो औपचारिक क्षेत्र में हो, जो औपचारिक क्षेत्र में हो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में नहीं हो, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में हो। दूसरी तरफ सरकार का प्रयास है कि समृद्धि दर को बढ़ाया जाए, देश की जो समृद्धि दर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें विकसित भारत भी बनना है, विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ भी जाना है, जीडीपी को भी बढ़ाना है। तीसरा प्रयास सरकार का है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, हमारे देश के उद्योग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करे ताकि हमारा फॉरेक्स भी बढ़े। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये 3 प्रयास जो है अभी वर्तमान में है, ठीक है। अब इन तीनों प्रयास का देखा जाए, एक कॉमन पॉइंट हो सकता है कि अगर सरकार, इसीलिए देखना कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है ना। क्यों सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही? क्योंकि विनिर्माण के द्वारा सरकार रोजगार सृजन औपचारिक क्षेत्र में कर सकती है, क्योंकि गुड एंड क्वालिटी जॉब देता है। ये समृद्धि दर को बढ़ाएगा, क्योंकि उत्पादन करेगा, विनिर्मित करेगा वस्तु का, और फिर अगर ये विदेशों में निर्यात को बढ़ाएगा तो मानी सी बात है हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। इसीलिए सरकार का जोर है कि हम वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रोजगार आधारित है, श्रम आधारित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दें हम ज़्यादा से ज़्यादा। हम ऑटोमोबाइल को बढ़ावा दें, ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम बढ़ावा दें, क्योंकि ये भी हमारे देश में तेज़ी से देखा जाए तो रोजगार को बढ़ाएगा और निर्यात को बढ़ावा देगा। हम चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देंगे, चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देंगे, ठीक है ना, चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसके द्वारा सरकार क्या कर सकती है? विनिर्माण क्षेत्र को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। और इस सरकार द्वारा अगर ध्यान दो, विनिर्माण क्षेत्र को ही बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 मुख्य काम कर रही है। 3 सरकार का मुख्य काम है अगर देखा जाए तो। एक, सरकार द्वारा 2014 में एक कार्यक्रम लाया गया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जिसके द्वारा सरकार क्या कर रही है, जो देश के घरेलू वस्तुएं हैं उनके उत्पादन में, यानी घरेलू उत्पादन पर जोर दे रही है। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि केवल देश की ही कंपनी द्वारा उत्पादन हो, इससे बाहर की कंपनियां भी अगर उत्पादन करना चाहती है लेकिन वो देश में आकर उत्पादन करें। इससे क्या होगा, हमारा विदेशी निवेश भी हमारे देश में तेजी से बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में तेजी से बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, अगर हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करें जिसका सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा सरकार जो है हमारे देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। दूसरा, सरकार द्वारा 2020 में पीएलआई कार्यक्रम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसके द्वारा आप अगर कुछ आ, जो लक्ष्य दिए गए हैं, जो आपको टारगेट दिए उसके, उसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो सरकार आपको इंसेंटिव देती है। और तीसरा, सरकार जो देश में है वो एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है, एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत दिमाग में एकदम रखो, इसको ये दिमाग में रखो, न केवल हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को ये प्रोत्साहित करेगा, रोजगार देगा, बल्कि सरकार का भी जो फोकस है उसको भी दिमाग में रखोगे, तब जाकर के आप मेंस में आंसर राइटिंग कर पाओगे, ठीक है ना। तो सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एमएसएमई की बात कर रहा हूं, एमएसएमई की बात कर रहा हूं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज को कहा जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।
पहला बात, नंबर 1 पॉइंट दिमाग में बैठाओ कि एमएसएमई जो है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसके लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय तो इससे संबंधित जो भी नीतियां बनाता है वो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ही बनाया जाता है। नंबर 1, अब हमारे देश में एमएसएमई की परिभाषा को बदला गया। ध्यान रखना, एमएसएमई की जो परिभाषा है, एमएसएमई को जो परिभाषित किया जाता है, इसकी जो परिभाषा है वो याद रखना 2 आधार पर तय होता है। एक निवेश के आधार पर और दूसरा टर्नओवर के आधार पर। कितना टर्नओवर या कारोबार, और दोनों को मिलाकर। अगर ये दोनों, कोई एक नहीं, या तो नहीं है, ये एंड है, अगर ये दोनों अपने देखा जाए तो आवश्यकता उसको पूरा कर रहा है, ठीक है ना, तभी उसको हम उस कैटेगरी में मानते हैं। कैसे, जरा मैं समझाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठाओ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको परिभाषा याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग या मध्यम उद्योग क्या है, ठीक है। अब इसमें याद कर लो, केवल एक चीज याद कर लो, और वो है, अगर याद कर लो, निवेश। निवेश याद कर लो, ठीक है ना। निवेश क्या है याद करो बस, ये करोड़ के आधार पर, करोड़ के आधार पर 1, 10 और 50। 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। बस 1, 10, 50 याद करो, याद करो, 1, 10, 50। डन। अब ये निवेश की सीमा नहीं है, बस इसको याद रखने के लिए करो, 1, 10 और 50। अब देखो, इसको एक काम करो, पहले टर्नओवर अगर निकालना है, ठीक है ना, टर्नओवर अगर निकालना है, टर्नओवर, तो आपको क्या करना है, आपको, ये पहले की परिभाषा, ये अभी की नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं पहले, पूर्व की परिभाषा, पहले की परिभाषा। तो पूर्व और अभी दोनों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैं पूर्व की परिभाषा, जो अभी तक परिभाषा थी, जिसको सरकार ने अभी हाल में चेंज कर दिया है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसको गुणे 5 कर दो, गुणे 5, गुणे 5, गुणे 5। तो कितना कितना आएगा, टर्नओवर बताओ, 5 करोड़, 50 करोड़ और कितना आएगा, 250 करोड़। 250 करोड़ ये टर्नओवर था। यानी पहले कोई उद्योग सूक्ष्म कब था, जब उसका निवेश 1 करोड़ हो और टर्नओवर 5 करोड़ हो, तो वो सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा, ठीक है, अधिकतम। और लघु में क्या माना जाएगा, अधिकतम 10 करोड़ निवेश हो और अधिकतम 50 करोड़ टर्नओवर हो। और मध्यम में 50 करोड़ निवेश हो और टर्नओवर अधिकतम क्या हो, अधिकतम कितना हो, 250 करोड़, 5 गुना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5। डन। अब नई परिभाषा में जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं नई परिभाषा, नई परिभाषा, ठीक है, नई परिभाषा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पुरानी परिभाषा भी बनाना बहुत आसान था। क्या था, आपको 1, 10, 50 याद करना था, गुणे 5 करना था। अब जो नई परिभाषा है, वो उसमें भी निवेश है, निवेश आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है, और आपको टर्नओवर समझना है, टर्नओवर बताना है, कितना टर्नओवर है, दोनों करोड़ में है, दोनों करोड़ में है, ठीक है ना, निवेश। और तो दोनों को मिलाकर माना जाएगा, ठीक है, दोनों को मिलाकर माना जाएगा। तो कैसे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निवेश की। तो निवेश के लिए क्या करना होगा, निवेश के लिए मल्टीप्लाई बाई 2.5 करना होगा, 2.5 करना होगा, 2.5 करना होगा, 2.5 करना होगा, 2.5 से गुणा कर दो। तो निवेश जो है उसमें आप 2.5 से गुणा कर दो, कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 2.5 करोड़। ये कितना हो जाएगा ये बताओ, 15 करोड़, सॉरी, 10 दूना 20 करोड़, 20 करोड़, ठीक है ना, कितना होगा, 10 दूना 20 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है ना, ये होगा 25 करोड़, ये 25 करोड़ और ये 125 करोड़, ये होगा 125 करोड़। आप कुछ नहीं करिए, 1, 10, 50 जो याद किए थे उसको आप 2.5 से गुणा कर दीजिए, 2.5 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है, 2.5 से गुणा कर दीजिए, तो आ गया ना, 2.5, 25 और 125 करोड़ आ गया। अब टर्नओवर के लिए क्या करेंगे, टर्नओवर का मतलब है गुणे 2, गुणे 2, गुणे 2 कर दीजिए। तो टर्नओवर ये रहा, आप इसको गुणे 2 कर दीजिए, 10 करोड़,
फिर 100 करोड़ और ये 500 करोड़। ये रहा आपका नया परिभाषा बनकर आ गया। प्लीज दिमाग में बैठाओ, मैं फिर से बोल रहा हूं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, माने दोनों ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। लेकिन इस परिभाषा को याद करने का तरीका क्या है, आपको याद रखना है, पहले ध्यान से सुनो, 1, 10 और 50, 1, 10 और 50 आपको याद रखना है। डन, क्या याद रखना है? 1, 10 और 50, डन। अब 1, 10 और 50 में आप टर्नओवर कैसे निकालेंगे? तो गुणे 5 कर देंगे, तो आपको पुराना परिभाषा निकल कर आ गया। नए परिभाषा में निवेश में आप गुणे 2.5 करेंगे, 1, 10, 50 को गुणे 2.5, और टर्नओवर को क्या करेंगे? गुणे 2 करेंगे। तो अपने आप आपका निवेश और टर्नओवर दोनों प्राप्त हो जाएगा। अब सूक्ष्म, मान लो आपसे मध्यम उद्योग की परिभाषा, नई परिभाषा पूछा, तो 25 करोड़ निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। आराम से अब इस परिभाषा आराम से बनाओगे एकदम, ठीक है। ये दिमाग में बैठाओ, इसको अच्छे से कॉपी में बना लेना, और इस तरह से गुणे 5, गुणे 2.5, गुणे 2, तब याद रहेगा। फिर अगर बात करते हैं एमएसएमई के बारे में, थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में और जान लेते हैं, एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई का क्या देखा जाए, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, ठीक है। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यह देश के जीडीपी में इसका योगदान लगभग 30 से 35% है, 30 से 35%, ठीक है। कौन? एमएसएमई योगदान देता है जीडीपी, या इसको हम बोलते हैं जीवीए, बोल सकते हैं, जीवीए में योगदान देता है 30 से 35%। और हमारे देश के निर्यात में अगर देखा जाए तो ये लगभग 40 से 45% का योगदान देता है। और देश के विनिर्माण क्षेत्र में इसका योगदान लगभग 35% है। फिर ये कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र, देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, ठीक है। और अगर बात करें एमएसएमई की वर्तमान स्थिति, डन, वर्तमान स्थिति समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एमएसएमई के लाभ के बारे में कि एमएसएमई का क्या लाभ है, क्या इसका लाभ है, तो पहला लाभ अगर देखते हैं क्या है, कि यह देश में रोजगार को बढ़ाता है, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग है, श्रम आधारित उद्योग है। निर्यात को बढ़ाता है, सबसे बड़ा बात है, देश में उत्पादन और समृद्धि दर को बढ़ाता है, उत्पादन और समृद्धि दर में वृद्धि करता है, फिर सबसे बड़ी बात है कि न केवल उत्पादन और समृद्धि दर को बढ़ाता है, बल्कि देखा जाए तो देश के निर्माता को वैश्विक निर्माता से जोड़ता है, कि हम निर्यात आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। फॉरेक्स को बढ़ाता है, देश में क्या बढ़ाता है? फॉरेक्स को बढ़ाता है, ये निर्यात के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है? एमएसएमई के लाभ है। अगर हम बात करते हैं एमएसएमई की चुनौतियों के बारे में, क्या चुनौतियां हैं भारत में, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहली, इनको वित्त की समस्या रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि इनको आसानी से बैंकों से उधार नहीं मिलता है, आसानी से उधार नहीं मिलता। फिर बाजार पहुंच में समस्या, ये उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। तीसरी बड़ी समस्या, तकनीक पुराना होने के कारण, क्योंकि इस उद्योग में उतना पैसा नहीं होता है, तो तकनीक पुराना होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, वैश्विक बाजार में हमारी वस्तुएं क्या होती है? गैर प्रतिस्पर्धी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ेगा तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो मानी सी बात है
कि गैर प्रतिस्पर्धी होगा। और श्रमिकों में कौशल का अभाव देखा गया है यहाँ पर, श्रमिकों में कौशल का अभाव, कौशल का अभाव देखा गया। तो भारत में 12% श्रमिक ही कुशल हैं। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार इसके लिए सरकारी प्रयास की बात करें, क्या सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है? तो सरकार द्वारा एक उद्गम पोर्टल बनाया गया है, उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल है, सरकार इसको चला रही है, जहां पर इनको अपने आप को पंजीकृत करना होगा। और जैसे ही पंजीकृत करेंगे, बैंक से आसानी से उधार मिल जाएगा इनको, बैंक से उधार आसानी से इनको उधार मिलेगा उद्गम पोर्टल में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना, योजना सरकार लेकर आई है इसके लिए, ठीक है ना। स्फूर्ति योजना सरकार चला रही है इसके लिए, स्फूर्ति योजना, स्फूर्ति कार्यक्रम सरकार चला रही है एमएसएमई के लिए। फिर जीईएम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल सरकार चला रही है, जहां पर सरकार ने तय किया है कि जो भी अगर आप वस्तु खरीद रहे हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं मिनिमम 25% देश में एमएसएमई से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारे देश में ही उसका उत्पादन बढ़े, ठीक है ना। तो ये सरकार के प्रयास है। पीएलआई योजना भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है। तो ये सरकार के कुछ प्रयास हैं जिसके द्वारा सरकार क्या कर रही है, एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है। डन। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, ये हमारा एमएसएमई था। एमएसएमई को भी मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्या इसकी स्थिति है, क्या लाभ है, ठीक है, क्या चुनौती है और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो ये मैंने उद्योग के बारे में और बहुत अच्छे से आपको समझाया है उद्योग के बारे में। प्लीज़ इसको अच्छे से करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर मिलते हैं आधारभूत संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।